चलो बच्चे, फिर आज हम लोग देखते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। तो फैराडे के जो विद्युत अपघटन के दो नियम हैं, पहला है फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम और द्वितीय नियम। इसमें इन्होंने जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके बारे में बताया गया है और अपना नियम प्रस्तुत किया गया है। इस नियम के अनुसार ये बताया गया फैराडे ने कि जब हम किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ मुक्त होता है उसकी मात्रा या उत्पन्न होने वाले गैस की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मात्रा के समानुपाती होता है। ये पहला नियम है। पहला नियम क्या बोल रहा है फैराडे का विद्युत अपघटन का, कि जब हम किसी भी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड के द्वारा, जो इलेक्ट्रोड होता है उसके द्वारा मुक्त होने वाले पदार्थ है उसकी मात्रा या फिर उत्पन्न होने वाले जो गैस होती है उसकी मात्रा उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। यदि हम क्या मान ले, किसी भी विलयन में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा को Q मान ले, विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ये जो विद्युत धारा है उसकी मात्रा को हम क्या मान लें, Q कूलाम। विद्युत धारा की मात्रा क्यों मान लेते हैं, Q कूलाम है। पहला कंडीशन, माना कि विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा जो है वो Q कूलाम है और इलेक्ट्रोड के द्वारा मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, जितने भी इलेक्ट्रोड हैं इस इलेक्ट्रोड के द्वारा मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा को मान लेते हैं M। जो पदार्थ की मात्रा है उसको या तो हम M मान लें या फिर W मान सकते हैं, दोनों, या तो हम M उसको लिख सके या W। तो मात्रा को मैं यहाँ पर क्या मान लें, W। तो विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को Q और इलेक्ट्रोड के द्वारा मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा को W मान लेते हैं। तो फैराडे के अनुसार क्या बताया जा रहा है कि फैराडे के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जब हम किसी भी विद्युत अपघट्य में, कोई भी विद्युत अपघट्य है, उस विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की जो मात्रा होती है वो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा Q इलेक्ट्रोड के द्वारा मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा या इलेक्ट्रोड के द्वारा मुक्त जितना भी पदार्थ हो रहा है उसकी मात्रा W, ये दोनों जो होता है वो एक दूसरे के समानुपाती होता है। या सीधा सा हम बोले तो जो W हुआ है वो समानुपाती हो जाएगा किसका, Q का। Q इक्वल टू यहाँ पर कूलाम है, चार्ज है, और W इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रोड में मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी को शो करता है। ओवरऑल यहाँ पर कौन सा स्थिरांक आ जाता है, समानुपाती स्थिरांक। यहाँ से हम क्या करें, समानुपाती स्थिरांक को रिमूव कर दें। तो समानुपाती स्थिरांक को जब भी रिमूव किया जाता है तो उस कंडीशन में एक नया स्थिरांक यहाँ पर ऐड हो जाता है। समानुपाती स्थिरांक जैसे ही हटाते हैं तो W और Q के बीच यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाता है, इक्वल आएगा Q। और यहाँ पर जब हम समानुपाती स्थिरांक हटा देते हैं तो यहाँ पर नया कांस्टेंट जुड़ जाता है। तो इसको यहाँ पर मैं कांस्टेंट जोड़ दे रही हूँ Z को। यहाँ पर एक न्यू कांस्टेंट क्या जोड़ दी, Z, जहाँ पर हम क्या मानेंगे, Z को। Z एक समानुपाती स्थिरांक होता है जिसको कहा जाता है Z इक्वल टू, इसको बोला गया है स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक, और दैट इज कॉल, इसको हम कह सकते हैं समानुपाती स्थिरांक, और इसको स्पेशली नाम दिया गया है समानुपाती स्थिरांक को, वो है आपका, अब उसको बोलते हैं हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z इक्वल टू एक समानुपाती स्थिरांक और इसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक।
विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। तो फर्स्ट नियम क्या होता है, सीधा सा बोले तो W समानुपाती Q। जब हम यहाँ से समानुपाती स्थिरांक हटा देते हैं तो यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक हटने पर यहाँ पर नए कांस्टेंट जुड़ेगा, वो है आपका Z। अब यहाँ पर हम और थोड़ा सा देखें, जो Q होता है मीन्स आपका जो विद्युत अपघट्य है, उस विद्युत अपघट्य पर जो चार्ज होता है, कूलाम होता है Q। ये जो Q होता है वो इक्वल टू होता है IT का, I इंटू T के इक्वल टू होता है। I इक्वल टू I क्या है, विद्युत धारा करंट है, और T इक्वल टू क्या है, आपका टाइम होता है। जैसे हम T समय मतलब कुछ समय में इतने एम्पियर की विद्युत धारा क्या करते हैं, इस विद्युत अपघट्य में प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत अपघट्य में प्रवाहित करने पर हमें क्या मिल जाता है, Q मिल जाता है। Q क्या है, कूलाम है। Q इक्वल टू क्या हो गया आपका, कूलाम। और इसको जैसे हम डिफाइन करेंगे Q को, तो Q क्या होता है, 1 कूलाम इक्वल टू 1 एम्पियर की जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इनटू 1 कूलाम। जब हम 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो उसकी मात्रा को कहा जाता है कूलाम। कूलाम को हम कैसे डिफाइन करें, तो सीधा सा बोल सकते हैं कि जब हम किसी विलयन में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो उसमें उत्पन्न होने वाली जो आवेश की मात्रा होती है उसको हम बोल देते हैं कूलाम। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I और T समय, I एम्पियर, विद्युत धारा की मात्रा को यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं विनो कि Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू 2। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसमें हम क्या कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हम क्या करें, इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। जब इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो ये हमें एक नया समीकरण मिल जाएगा, W इक्वल टू Q टू Z। Q की जगह में हम क्या लिख दें, यहाँ पर I और T लिख देते हैं। तो IT लिखते हैं तो यहाँ पर एक हमें नया इक्वेशन मिल जाता है, और इस इक्वेशन ये नया एक इक्वेशन मिला हमें। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यदि हम क्या करें, यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल देखें या थोड़ा सा इसमें डेरिवेशन करके देखें। यदि हम इन सब की वैल्यू को पुटअप कर दें, वैल्यू को कैसे पुटअप करें, ये जो I है, यदि हम किसी विद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, 1 सेकेंड तक प्रवाहित कर देते हैं, तो उस कंडीशन में जो W का मान होता है वो किसके बराबर हो जाता है, Z के बराबर होता है। यदि हम क्या कर दें, यहाँ पर यदि I इक्वल टू हम क्या मान लें, 1 एम्पियर, I का मान 1 एम्पियर, T इक्वल टू क्या मान ले लें, 1 सेकेंड ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुटअप कर दें, WZ इंटू 1 इंटू 1। तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, W इक्वल टू Z क्या मिल जाएगा हमें। ओवरऑल देखें तो W इक्वल टू आपका क्या मिल जाता है, Z। कहने का मतलब ये है कि किसी भी विद्युत अपघट्य में यदि हम 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो उस विद्युत अपघट्य की जो मात्रा होती है, विद्युत अपघट्य की मात्रा W वो बराबर हो जाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। तो ये जो इक्वेशन पहला था, उस इक्वेशन में थोड़ा सा डेरिवेशन किया गया, परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन करने से हमें एक नया इक्वेशन मिल गया, W इक्वल टू Z। जहाँ पर Z क्या है, आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो हम इसको और डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम किसी भी विद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रोवाइड करते हैं तो उस विद्युत अपघट्य में की पदार्थ की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। तो इसको बोला जाता है विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम। फैराडे के विद्युत अपघट्य का ये होता है प्रथम नियम। तो इतना इसके अंतर्गत देखना है, प्रथम नियम के अंतर्गत। देन सेकेंड आता है आपका विद्युत अपघट्य के से संबंधित आपका द्वितीय नियम।
यहाँ पर थोड़ा सा और देख ले हम लोग, ये जो Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो जैसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक निकालेंगे, तो ये जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो कैसे निकालेंगे, तो हम इसको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। Z इक्वल टू होता है फॉर्मूला, Z इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार लेना है। यहाँ पर लिख दे रही हूँ, किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार, किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार अपॉन कर देना है आपको, बटे क्या करोगे, फराडे कर दोगे। फराडे मतलब कितना होता है आपका 96500, इतने से उसको आपको डिवाइड कर देना है। जब इसको डिवाइड करोगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, Z की वैल्यू मिल जाएगी। तो इतना आपको इसके अंतर्गत देखना है, Z की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालेंगे, और तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो तुल्यांकी भार होता है मोलर भार, मोलर मास। तुल्यांकी भार निकालना है आपको, तो यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं, तुल्यांकी भार निकालने के लिए मोलर मास फॉर्मूला है आपका, तुल्यांकी भार इक्वल टू क्या होता है आपका, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब समझ में आ रहा है ना, एन फैक्टर मीन्स उसमें यूज होने वाले आपका एसिड बेस जो यूज होता है वो कितना है, उसको लिखना आपको एन फैक्टर करके। तो तुल्यांकी भार जब निकालना रहेगा तो किससे डिवाइड करोगे, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका तुल्यांकी भार। तो ओवरऑल ये आपका फैराडे के विद्युत अपघटन का फर्स्ट नियम है। और फर्स्ट नियम क्या बोलता है, सीधा से याद रखें कि हम जब किसी भी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की जो मात्रा होती है Q, वो बराबर वो समानुपाती होता है उस विद्युत इलेक्ट्रोड के द्वारा मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा के समानुपाती है। देन समानुपाती स्थिरांक को आपको रिमूव करना है, तो हमें एक नया स्थिरांक यहाँ पर ऐड करना पड़ता है, और न्यू स्थिरांक क्या है, Z को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। फिर यहाँ से आपको Q की वैल्यू को पुटअप करना है। Q इक्वल टू क्या है आपका, कूलाम होता है। कूलाम को कैसे डिफाइन करते हैं, तो जब हम किसी भी विद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें उत्पन्न होने वाले जो चार्ज होता है, आवेश होता है, उसको हम बोल देते हैं कूलाम। तो ये कूलाम की वैल्यू, यहाँ से Q का वैल्यू I इंटू टी हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप किए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थोड़ा डेरिवेशन किए, तो दूसरा इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया, W इक्वल टू ZIT, I इक्वल टू 1 एम्पियर रखें, T इक्वल टू 1 सेकेंड, तो देन ये जो वैल्यू होता है वो कन्वर्ट हो जाता है W इक्वल टू Z। मतलब ओवरऑल हम इस नियम के अकॉर्डिंग क्या बता रहे हैं कि किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ की जो मात्रा होती है, उनके जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है उसके इक्वल टू होता है। और विद्युत रासायनिक तुल्यांक को निकालना है हमें, तो निकालने के लिए हमें क्या करना है, किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार अपॉन कर देना है 96500, जो कि 96500 क्या है आपका, कूलाम पर आवेश है। कितना आवेश है वो आपको यहाँ पर लिखना है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देन ओवरऑल जैसे तुल्यांकी भार आपको निकालने हैं, तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको मोलर मास अपॉन क्या करना रहेगा, एन फैक्टर। तो ये फर्स्ट लॉ है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ, इसी से रिलेटेड आपका सेकेंड लॉ है, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो इसको ले सकते हो फटाफट। अब दूसरा हम लोग लॉ देख रहे हैं इसी में, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। तो इसको आधा रफ कर दे रही हूँ मैं, इसमें से कुछ आप लोग देखोगे। तो हम लोग अब सेकेंड लॉ देख रहे हैं, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे का विद्युत अपघटन से संबंधित दूसरा लॉ, पहला लॉ देख लिए, दूसरा लॉ हम लोग देखते हैं। तो इस सेकेंड लॉ में बताया गया है फैराडे ने कि जब हम श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्य को, श्रेणी क्रम में जोड़ना है, जब हम विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य हैं वो यदि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, उस कंडीशन में विलयन में विद्युत धारा की जो मात्रा होती, प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की जो मात्रा है वो
समान होती है। और साथ ही साथ बताया गया है कि जो इलेक्ट्रोड में मुक्त होने वाली या इलेक्ट्रोड के द्वारा जो एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा होती है वो उनकी तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। सीधा सा मतलब ये है कि बताया गया है W जो होता है वो उसका किसके इक्वल टू होता है, W जो है वो समानुपाती किसका हो जाएगा, W समानुपाती आपका E क्या है, तो E इज आपका इक्विवेलेंट वेट है, तुल्यांकी भार है। E क्या है, E इक्वल टू आपका तुल्यांकी भार है। और W क्या है, W जानते हो ये क्या है, तो वे किसी भी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये उसकी मात्रा होती है, उस विद्युत धारा की मात्रा को शो करता है W से। तो सेकेंड लॉ क्या बोला जा रहा है, सेकेंड लॉ के अंतर्गत बताया जा रहा है कि जब हम किसी भी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा की समान प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा W जो होती है वो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा के समानुपात के इक्विवेलेंट के समानुपाती होता है, के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। ये सेकेंड लॉ है। पहला लॉ क्या था, W इक्वल समानुपाती Q था। जब हम किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस विद्युत धारा में पदार्थ की मात्रा जो होती है वो उस विद्युत धारा के द्वारा मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन की पर उपस्थित चार्ज के बराबर था। W समानुपाती किसका था, Q का था पहला नियम में, और यहाँ पर W समानुपाती क्या हो जाता है, E हो जाता है। यही बेसिक अंतर है दोनों में, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में दोनों सेम है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार्ज Q के समानुपाती होता है और यहाँ पर W इक्वल टू किसके समानुपाती हो जाता है, E। या हम क्या करें, यहाँ से क्या कर दें, स्थिरांक को रिमूव कर दें, समानुपाती स्थिरांक रिमूव करने पर रिमूव समानुपाती स्थिरांक, जब हम समानुपाती स्थिरांक हटा देते हैं यहाँ से, तो जब भी समानुपाती स्थिरांक हटते हैं तो एक नया कांस्टेंट जुड़ता है, तो W, और यहाँ पर W समानुपाती क्या हो जाएगा, इक्वल टू स्थिरांक से गुणा कर दे, स्थिरांक और आपका इंटू E। अब इस स्थिरांक की वैल्यू निकालें, स्थिरांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन E हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो ये W अपॉन E होगा। ये इसमें बेसिक चीजें हैं। अब इसमें ये भी बताया गया है थर्मोडायनेमिक के सेकेंड लॉ के अंतर्गत, यदि हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड, जैसे दो इलेक्ट्रोड लेते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करें, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐड कर दे, जोड़ देते हैं और अलग अलग ये कंटेनर में रखते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पहले इलेक्ट्रोड के द्वारा, ये पहला इलेक्ट्रोड, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो ये पहले इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न जो आवेश है उस पर ये इक्विवेलेंट वेट देखना है और दूसरे इलेक्ट्रोड होता है उसके लिए अलग। वैसे ही आपका भार को देखोगे तो भार भी क्या हो जाता है, इसका अलग अलग हो जाता है। तो हम कह सकते हैं, जैसे पहले इलेक्ट्रोड के लिए देखेंगे तो इसको हम क्या मान लें, W1, और इसके लिए देखेंगे तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, E1, इसके लिए देखेंगे तो W2, और इसके लिए क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट E2। ओवरऑल जब हम इसको लिखेंगे तो या करके लिख सकते हैं, W1 अपॉन E1 इक्वल टू हो जाएगा W2 अपॉन क्या हो जाता है, E2 हो जाता है। ओवरऑल ये इसके बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, जब किसी भी विद्युत अपघट्य को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, एक के बाद एक, श्रेणी मतलब एक के बाद एक जोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा की समान रूप में प्रवाहित हो रहा है, दोनों में क्या होगा, समान रूप से, क्योंकि जैसे दो इलेक्ट्रोड है तो दोनों इलेक्ट्रोड में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उनका करंट देखेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड में उनकी करंट जो होती है समान होती है। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रोड के लिए हाई करंट है दूसरे के लिए कम है, ऐसा नहीं होता, दोनों इलेक्ट्रोड में क्या होती है, करंट जो होता है इक्वल होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, W1 अपॉन WE
W1 अपॉन E1, W2 अपॉन क्या हो जाती है E2। तो ये होता है आपका सेकेंड लॉ फैराडे का। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ क्या होता है। तो यहाँ पर हम क्या करें, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, जनरली आता ही है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखो अब इसको हम कैसे निकालें। जैसे हम सपोज करें कि कोई एक इलेक्ट्रोड है, जैसे कोई एक सॉल्यूशन ले रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। पहला हम लोग ले लिए, यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे CuSO4 है कॉपर सल्फेट, और दूसरा हम लोग विलयन ले लेते हैं जिंक सल्फेट ZnSO4। पहला क्या हो गया, या AgSO4 ले लें, दोनों कॉपर सल्फेट और सिल्वर सल्फेट, ये दोनों का विलयन है, और वे विलयन जो है विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करते हैं। दोनों में क्या कर रहे हैं, ये दोनों कैसा जुड़ा है, श्रेणी क्रम में हम इसको जोड़ दिए, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और जब हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इसमें हम समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करें, जोड़ने के बाद समान मात्रा में जब इसमें हम क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट पास करें, समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस कंडीशन में ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रोड पर कैथोड पर मुक्त होने वाले कॉपर और Ag की जो मात्राएं होती हैं, इन दोनों की जो क्वांटिटी होती है वो उनके इक्विवेलेंट वेट के अनुपात में होगा। ये दोनों सॉल्यूशन है, इस दोनों सॉल्यूशन में कैथोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर आपका Cu और Ag मिलेगा, दोनों मिल जाएगा। तो इनकी जो मात्रा होती है, ये जो इलेक्ट्रोड पर मिलने वाले जो पदार्थ की मात्रा है Cu और Ag, इन दोनों की जो मात्रा होती है वो किसके बराबर हो जाता है, उनके तुल्यांकी भार, उनके तुल्यांकी भार होती है, तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर हो जाता है, के अनुपात के बराबर हो जाता है, इतना याद रखना। जैसे इसको हम लिखे शॉर्ट में, तो जैसे कॉपर पर एकत्रित जितने भी कॉपर है, उस कॉपर पर एकत्रित मात्रा देख लें, कॉपर पर ये अपॉन क्या हो जाएगा, सिल्वर पर एकत्रित होने वाली मात्रा देख लें, कितना एकत्रित हो रहा है। ये दोनों जो है वो किसके बराबर होता है, तो कॉपर का तुल्यांकी भार, कॉपर ले रहे हैं तो कॉपर लेंगे, कॉपर का तुल्यांकी भार, और दूसरा चीज आपको क्या लेना है, यदि हम सिल्वर ले रहे हैं तो सिल्वर का तुल्यांकी, Ag का तुल्यांकी भार। ऐसे आपको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करके निकाल लेना है। तो ये ऐसा एग्जाम्पल होता है दोनों को निकालने के लिए। तो हम सीधा क्या निकालें, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, देखो W1 मात्रा और इसका क्या हो जाएगा W2। इसके लिए देखें तो E1 और ये E2। अब इसको हम क्या करें, थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें, तो अरेंज करने पर ये क्या हो जाएगा, W1 E1 इक्वल टू W2 और E, ये आपका इक्वेशन हमें मिल जाता है। तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये दो नियम है आपका फैराडे से रिलेटेड, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ दोनों सेम है। दोनों में अंतर क्या है कि एक W इक्वल टू Q होता है पहला नियम में, और दूसरे लॉ में W समानुपाती क्या हो जाता है आपका, दूसरे में E हो जाता है, W E के समानुपाती, और दूसरा जो होता है W Q के समानुपाती। तो ये फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे होता है। अब इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रोड दिया गया है, उस इलेक्ट्रोड के लिए हमें E की वैल्यू ज्ञात करनी है, या फिर उसके लिए क्या ज्ञात करने के लिए दिया जाता है, इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करना या W का मान ज्ञात करना। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, एनोड पर या फिर कैथोड पर। तो इसके लिए मैं एक ही एग्जांपल आप लोग को न्यूमेरिकल में करा रही हूँ, बाकी आप लोग स्वयं खुद से ही करना। न्यूमेरिकल में बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहोगे तो इजीली सॉल्व होते जाएगा। कौन एग्जाम्पल देखें, एक है इसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है। जैसे एक विलयन दिया गया है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का विलयन है,
इस विलयन में कॉपर सल्फेट का विलयन है, इस विलयन को हम क्या करें, 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, 1.5 एम्पियर। इस विलयन में हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन है, उसमें 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा जो है वो 10 सेकेंड के लिए प्रवाहित करते हैं। 10 सेकेंड लिखो या 10 मिनट लिख दे रही हूँ। तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक उसमें क्या करते हैं, प्रोवाइड किया जाता है, किया गया, तो जो कैथोड होती है उस कैथोड पर, मीन्स कैथोड क्या हो जाएगा, कॉपर होगा, तो उस कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। तो कैथोड पर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको। देखो अब क्या क्या दिया है, सबसे पहले आप देख लो, जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या क्या चीजें दे, पहले क्या दिया, एम्पियर दिया गया है, एम्पियर कितना दिया गया है, 1.5। इसको हम लोग लिख लें, कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर एम्पियर कितना दिया गया है, 1.5। मीन्स आई इक्वल टू क्या हो गया, आई की वैल्यू देखें, आई इक्वल टू 1.5 एम्पियर दिया है। दूसरी चीजें क्या दिया है, टाइम दिया गया है, टी इक्वल टू कितना दिया गया है, 10 मिनट, एम लिख दे 10 मिनट। तीसरी चीजें क्या देखना है, कॉपर सल्फेट दिया गया है, उसके लिए ई का मान आपको दिया है, ई का मान निकालना है, ई का मान निकालना है, ई इक्वल टू, और एम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है आपका। ई का मान सबसे पहले ज्ञात करना है, तो ई का मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ई इक्वल टू इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर पहले डाल देते हैं, ई इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, मोलर मास, इक्विवेलेंट लिख दूं मैं, अणु भार अपॉन क्या हो जाता है, 2 लिख दे रही हूँ, अणु भार अपॉन 2। तो देखिए कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के लिए अणु भार कितना होता है, तो कॉपर सल्फेट के लिए अणु भार होता है 63.5। इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे, जब बाद में जब इसको मैं बता दूंगी आप लोग को कैसे निकालना रहता है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, अणु भार, किसका निकाल रहे हैं, कॉपर सल्फेट का, तो कॉपर सल्फेट के लिए अणु भार कितना होता है, 63.5, कितना होता है, 63.5 होता है, अपॉन क्या हो जाएगा, 2, और इसके लिए वैल्यू क्या निकालेंगे, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12 हो जाएगा क्या, 2 तिया 6, सॉरी यहाँ पर 2 एकम 2 दशमलव, अब ये क्या हो गया 15, तो 2 सत्ते 14 और आपका 5, ये आपका निकलेगा। तो ओवरऑल हमें ई की वैल्यू मिल गई, ई की वैल्यू कितना मिल गया, 31.75, इतना नहीं कर रहा है, 31.75। अब हमको क्या करना है, लॉ ऑफ फर्स्ट लगाना है, लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे से हम क्या जानते हैं, फैराडे के पहले नियम से, कि जो W होता है वो W इक्वल टू क्या हो जाता है, W इक्वल टू EIT अपॉन, अब क्या कर दोगे, 96500, ये फैराडे है, तो इसको हम लोग लिख दिए। अब क्या करना है, ओवरऑल आपको पुट अप द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला, पुट द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूले में आपको वैल्यू को पुट अप करना है। ई की जगह में क्या रख दोगे आप, ई की जगह में 31.75 इंटू आई है, आई की जगह में कितना रखाएगा, 1.5 इंटू टी की जगह में कितना लिख दिए हम लोग, 10 लिख दिए। देखो अब 10 क्या है, किसमें दिया गया है, मिनट में, तो इसको हम कन्वर्ट कर ले सेकेंड में, तो 10 मिनट कितने सेकेंड हो जाएगा, 600, अपॉन डिवाइड कितना कर लोगे, 96500, तो यहाँ से हम लोग सीधा कैलकुलेट कर ले, W इक्वल टू 31.75 इंटू 1.5 इंटू 6 और 965,
तो कितना होगा, इसको कैलकुलेट करना आप लोग। ये होता है वैल्यू 0.296 ग्राम, ये इसका वेट होगा। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। तो इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। कैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इसको आप लोग देख लेना। इजली है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ने के बाद आपको देखो कि क्या क्या चीजें क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है और क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। तो उसके बाद इजली ये सॉल्व हो जाएगा। और कौन सा रूल फॉलो होगा, फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो इतना आपको इसके अंतर्गत देखना है। स्क्रीनशॉट। हाँ, कैसे प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, आया। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग एक और लॉ है उसको पढ़ेंगे, कोलरास का नियम। कोलरास का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं। फैराडे नियम, कोलरास का नियम, ऐसे। तो हम लोग अब नेक्स्ट अगला देखते हैं, कोलरास का नियम। तो कोलरास लॉ होता क्या है और इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं। तो बहुत इजी सा है कोलरास का नियम और इसका इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कोलरास का नियम क्या होता है। तो कोलरास ने क्या बताया है कि जब समान धन एवं ऋण आयन वाले अनेक प्रबल विद्युत अपघट्य, एक तो पहला चीज याद रखना, कोलरास का नियम हमेशा जो है प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लागू होता है। कोलरास का जो नियम होता है वो लागू होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लागू होगा। इसमें बताया गया है कि जब किसी प्रबल विद्युत अपघट्य में यदि धन और ऋण आयन समान मात्रा में उपस्थित हो, समान मात्रा में धन और ऋण आयन उपस्थित हो, तो जो प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर उनकी चालकता होती है, मोलर चालकता का अध्ययन करने के लिए हमें एक नियम दिया गया है। उस नियम को बोला जाता है कोलरास का नियम। कोलरास नियम, कोलरास नियम किसके लिए है? तो प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य का, प्रबल विद्युत अपघट्य, और बताया गया ये अनंत तनुता पर चालकता को बताता है। अनंत तनुता, ये दो चीज याद रखना। तो कोलरास नियम क्या बताता है? जब हम समान धन एवं ऋण आयन वाले किसी भी विद्युत अपघट्य का अनंत अनुता पर जो चालकता का अध्ययन करते हैं, इस नियम से हम किसी भी प्रबल विद्युत अपघट्य का अनंत अनुता पर चालकता का अध्ययन करते हैं। उस नियम को कहा जाता है कोलरास का नियम। इसमें यह बताया जाता है कि जब हम किन्हीं भी दो विद्युत अपघट्य को लेना है, किन्हीं भी दो विद्युत अपघट्य को जिनमें एक आयन उभयनिष्ठ हो, दो विद्युत अपघट्य को जिसमें एक आयन उभयनिष्ठ हो, उनकी जो मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता का मान जो होती है वो सदैव एक स्थिर अंतर में होता है। या क्या बोले, या सीधा बोले कि उन दोनों विद्युत अपघट्यों के मध्य जो चालकता होती है वो एक स्थिर अंतर में स्थिर होगा, या फिर क्या बोल सकते हैं, स्थिर अंतर में होता है। और इसी को कहा जाता है कोलरास का नियम। कोलरास का नियम क्या है? तो किसी भी विद्युत अपघट्य का अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता का मान
उसके धन आयन एवं ऋण आयन की अनंतनुता पर मोलर चालकता का योग के बराबर होता है, उसको कहा जाता है कोलराज का नियम। तो कोलराज नियम क्या है? तो जब हम दो समान विद्युत अपघट्य, देखो अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा। जब हम इन विद्युत अपघट्य को 298 केल्विन ताप पर, टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन ताप है, इस ताप पर हमें क्या देखना है? अनंत अनुता पर, ये अनंत अनुता पर क्या कर लें? उसका चालकता देखें। अनंत अनुता पर जब हम उसकी चालकता का मान देखते हैं तो बताया गया है कि जब दो विद्युत अपघट्य लेते हैं, देखो मैं ले रही हूँ यहाँ पर KCl पहला विद्युत अपघट्य है और दूसरा मैं ले रही हूँ आपका NaCl। देखो दोनों विद्युत अपघट्य हैं KCl और NaCl। इसमें क्या है? जब किन्हीं भी दो विद्युत अपघट्य जिसमें से एक आयन उभयनिष्ठ हो, दोनों में क्या होना चाहिए? एक आयन। तो इसमें उभयनिष्ठ आयन क्या है? Cl। दोनों में है, इसमें एक उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए? आयन हो, और उभयनिष्ठ आयन कौन सा है? तो Cl है। तो जब हम किन्हीं भी दो विद्युत अपघट्य को जिनमें एक आयन उभयनिष्ठ हो, उनकी मोलर या तुल्यांकी चालकता का मान, इन दोनों की मोलर चालकता या उसी को तुल्यांकी बोलते हैं, मोलर या तुल्यांकी चालकता का मान जो होता है, इन दोनों का बोल रहे हैं, तुल्यांकी चालकता का मान सदैव एक स्थिर अंतर होता है। दोनों के मान में क्या होता है? सदैव एक स्थिर अंतर होता है, स्थिर अंतर होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन दोनों की जब हम तुल्यांकी चालकता का मान निकालते हैं तो हमेशा इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, तुल्यांकी चालकता का मान का जो अंतर होता है, वो हमेशा क्या रहेगा? एक स्थिर रहेगा, फिक्स रहता है, एक स्थिर रहेगा, ना तो उससे अधिक होगा और ना ही उससे कम रहता है। तो उसी को कहा जाता है कोलराज का नियम। अब इन दोनों के लिए हम लोग देखें, KCl है, इस KCl के लिए मोलर चालकता का मान तो देखते हैं। KCl है, इस KCl के लिए हम क्या देखें? अनंत अनुता पर इसके लिए हम क्या देख लेते हैं? मोलर चालकता का मान m लिख दी। और ये इन दोनों के बीच क्या देख लें? अंतर, कितना अंतर हो रहा है इनकी मोलर चालकता के मान में, उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर लिखें KCl के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान 149.86 होता है। कितना होता है? 86। दूसरा विद्युत अपघट्य है आपका NaCl के लिए देखेंगे तो NaCl के लिए होता है 126.45, इतना होता है। अब इन दोनों के बीच अंतर देखें तो इन दोनों के बीच अंतर कितना होगा? तो वो होता है 23.41। कितना हो गया? 23.41। ये अंतर होता है और ये अंतर कैसा रहेगा? तो स्थिर अंतर में उपस्थित होता है, इसी को कहा जाता है कोलराज का नियम। ये आपका ले लिए हम लोग पहला। दूसरा और देखिए, दूसरे टाइप का विद्युत अपघट्य, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ आपका, दूसरा है KBr और दूसरा है आपका NaBr, पोटेशियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड के लिए अनंत अनुता पर उसकी विद्युत अपघट्य की जो इसका मान है, मोलर तुल्यांकी चालकता का मान, वो होता है 151.92 और NaBr के लिए होता है 128.51, इतना होता है। अब दोनों के बीच देखो डिफरेंट देखते हैं, कितने का डिफरेंट है? ये होता है 41 के बराबर होता है। वैसे और देखें, एक और एग्जांपल देख रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। KCl हो गया, दूसरा एग्जांपल आपको क्या लें? KNO2 पोटेशियम नाइट्रेट और ले लेते हैं सोडियम
NO2। इन दोनों के बीच देखें तो इन दोनों के बीच कितना कितना होता है 145.00 और 121.00 और ओवरऑल ये होता है 23.40। देखो अब क्या है इसमें बोला क्या जा रहा है कि जब हम किसी भी प्रबल विद्युत अपघट्य का अनंत अनुता पर चालकता देखते हैं तो अनंत अनुता पर उनकी चालकता का मान सदैव एक स्थिर अंतर होता है। स्थिर अंतर मतलब समझ रहे हैं, दो हम विद्युत अपघट्य ले रहे हैं, दोनों समान है KCl और NS और इसमें भी उभयनिष्ठ है और इसमें भी क्या है उभयनिष्ठ है। अब दोनों का देखें तो इनके लिए अनंत अनुता पर चालकता का मान इतना होता है, इनके दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं 23.4। सेम कंडीशन इसमें भी है 23.41 और इसमें भी। मतलब यह है कि इनके अनंत अनुता के बीच का जो अंतर होता है, इसको याद रखना, ये जो अंतर होता है सदैव कैसा रहेगा तो एक स्थिर अनुपात में रहता है। इन दोनों के बीच का मान सदैव क्या रहेगा एक स्थिर अनुपात में होता है और इसी को कहा जाता है कोलरास का नियम। इसके अकॉर्डिंग कोलरास ने क्या बताया है कि जब हम किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता के मान की गणना करते हैं, उस कंडीशन में बताया गया है कि दोनों विद्युत अपघट्य में उपस्थित धन आयन और ऋण आयन, दो आयन उपस्थित रहता है, तो धन आयन और ऋण आयन की जो अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता होता है, उन दोनों का योग जो है वो किसके बराबर हो जाता है उस विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम क्या लिख सकें, अनंत अनुता पर मोलर चालकता इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा तो वो हो जाएगा VA अनंत अनुता पर क्या हो जाएगा धनायन और योग हो जाएगा अनंत अनुता पर ऋण आयन। हम क्या लिख दें अनंत अनुता पर धनायन और अनंत अनुता पर उसका क्या लिख देते हैं ऋण आयन, ये प्लस और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, इसके बराबर होता है और इसी नियम को हम